हाय गाइस, प्लीज कंफर्म कि मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है। यस सर। ओके, सो आई बिलीव फॉर द ऑडिट सब्जेक्ट this time this is the last time you are hearing my voice. Maybe next time you'll hear this voice in your PM subject or any other subject, because I wish that तुम सब स्टूडेंट्स ACCA F8 बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाओ। और आज की जो मेरी ये क्लास है, इस क्लास में आई एम नॉट यूजिंग माई टैब, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, इट्स जस्ट सिंपल वन टू वन कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ यू, जिसमें तुम्हें आज और कल के बारे में मैंने कुछ चीजें बतानी है, जिससे तुम्हारी एग्जाम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनहेंस होने वाली है। सो गाइस, इस क्लास को प्लीज, इस लास्ट डिस्कशन को फॉर डबल ए सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना एंड कोशिश करना कि इस चीज पे प्लीज इस चीज को फॉलो करो, बिकॉज लास्ट क्लास मेरी हुई थी, उस क्लास में मैंने कुछ चीजें सबको बोली थी। जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चंस इस डेट के बाद प्रैक्टिस मत करना, डोंट डू छोटे छोटे क्वेश्चंस ये सब मुझसे मत पूछना, ग्रुप में डिस्कस मत करना, बट स्टूडेंट्स आर स्टिल डूइंग दोज क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो इसीलिए आज जो मैं बातें बोलूंगा आज और कल के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो चीज तुमने पिछले 2.5 महीने में 2 महीने में पढ़ी, वो सारा एक तरफ, और ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन तुम्हारे एक तरफ। इन 2 दिन की मेहनत जो है तुम्हारी, इन 2 दिन की जो प्लानिंग है, दैट इज इक्वल टू टोटल जो तुमने 2 महीने में पढ़ा उसकी प्लानिंग। अगर आज की प्लानिंग तुम्हारी ठीक रही, अगर आज तुमने जो टारगेट जो मैं दे रहा हूँ, जो तरीके मैं बताऊंगा वो तुमने फॉलो करे, तो डेफिनेटली तुम्हारी एग्जाम बहुत इंप्रूवमेंट होने वाली एग्जाम में। तो गाइस, अब देखो एक चीज, बहुत ही सिंपल सी बात। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो, तुम्हारी हेल्थ के बारे में। आज और कल कोशिश करना सारे स्टूडेंट्स, एक तो अपनी नींद प्रॉपर लेना। ठीक है? मैं डाउट्स लूंगा तुम्हारे, जनरल मतलब नॉट स्पेसिफिक डाउट्स, जनरल चीजें मैं तुमसे पूछूंगा, बट एक जस्ट वैसी अभी मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। सबसे पहली चीज कि तुम्हें अपनी जो नींद है उसको प्रॉपर रखना है। रात को जो भी जितने भी टाइम बजे तुम सोते हो, कि सबका अपने टाइम लिमिट होती है, कोई 10 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोते हैं, कोई 2 बजे सोते हैं, सबका अपना टाइम पैटर्न है। लेकिन 6 to 7 आवर्स मिनिमम अपनी नींद तुमने कॉन्टिन्यूस रखनी है, ना कि ये कि 2 घंटे पढ़ो फिर उठ जाओ, 3 घंटे पढ़ो फिर उठ जाओ, नहीं। कॉन्टिन्यूस 6 to 7 आवर्स की तुम्हें स्लीप रखनी ही रखनी है, बिकॉज दिस इज अ ऑडिट का पेपर। और ऑडिट के पेपर में ऑफकोर्स यू नो कि यू नीड योर माइंड टू बी फ्रेश। बहुत फ्रेश माइंड चाहिए ऑडिट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट इज, सबने अपनी जो नींद है उसको रखना है प्रॉपर, स्लीप शुड बी बिल्कुल प्रॉपर। नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम तुम्हारी हेल्थ इज वेल्थ। अगर तुम हेल्दी रहोगे, माइंड फ्रेश रहेगा, तभी एग्जाम में तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो परफेक्ट आने वाली है। लेकिन अगर एग्जाम में तुम्हें लगता है कि तुम ठीक से नहीं सोओगे, बहुत सब कुछ करना है, बहुत सारी चीजें पेंडिंग है जो नहीं करी, बहुत सारे पॉइंट्स है जो पेंडिंग पड़े हैं, तो वो चीज 1-2 दिन में हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा जो आता है वो भी रह जाएगा। तो नींद अपनी रखो प्रॉपर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकंड चीज क्या है गाइस, ये जो 2 दिन है, इन 2 दिन में तुम्हें जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लब करनी है, वो तुम्हें, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम क्लब कर सकते हो वो तुम्हें क्लब करनी है। अब इंफॉर्मेशन क्लब करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है रीडिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, रीडिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सेक्शन ए में ये मत सोचना गाइस, देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट्स अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट्स जिनको होगा कि सर अभी आई गॉट मैसेज फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स के सर बहुत ज्यादा मोरल डाउन, बहुत टेंशन हो रही है सर, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो रहा है, बहुत लूज कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, ये हर एग्जाम से पहले हर बच्चे को आती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ तुम्हारी लाइफ में कि कोई भी बच्चा आज तक कोई भी एग्जाम देने जा रहा हो और वो ऐसा हो कि ये तो एग्जाम बहुत अच्छा है, मैं टॉप टॉप करके आऊँ, मतलब इन द सेंस कि सब कुछ आता है मेरे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है सीसीए, ना कि 11th 12th का, कि एग्जाम से पहले सारे बच्चे बोलते थे कि हमें सब आता है। हमेशा सबको डर लगता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे नॉन टॉपर। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो सबको है, कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, हमें टेंशन हो रही है। डोंट वरी, उसके लिए आज की मैंने क्लास रखी। देखो, होता क्या है, कॉन्फिडेंस तुम सबका लूज होने का रीजन क्या होता है? उसका वन ऑफ द रीजन इज, एक सेकंड, ये मेरा टाइम, एक्चुअली मैं भी खुद सोया नहीं कल रात को, और इसके जब पेपर भी चेक करने से मेरे को खुद टेंशन थी कि आज की सारी प्लानिंग कैसे करनी है। हाँ, तो होता क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स का आ रही होंगी, कुछ स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स का इशू ये होगा कि हमारा जो सेक्शन ए है सर, उसमें हमारे 15, 18, 20 आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं आ रहे, 10 मार्क्स हमारे सेक्शन ए में कट ही रहे। सबसे बड़े कॉन्फिडेंस लूज जो होता है बच्चों का, वो सेक्शन ए में होता है।
सेक्शन बी में स्टूडेंट्स का होता है कि सर हमारा रिस्क वाला पार्ट ठीक है, रिस्क में दिक्कत नहीं है, हमारे को सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स लिखने में दिक्कत आ रही है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर लिंकिंग में दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चों को होगा कि हमें कंट्रोल कंट्रोल डेफिशिएंसी में दिक्कत आ रही है, जैसे कि मैंने काफी पेपर्स चेक करके देखा है। तो सारे स्टूडेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बट ये 2 दिन में तुम्हें वो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सबसे पहली चीज गाइस, तुम सबको क्या करना है, एक बार अपना पूरा सिलेबस आज वर्ड टू वर्ड रिवाइज करो, और कुछ नहीं करना आज, कुछ नहीं करना तुम्हें आज। अपना पूरा सिलेबस तुम्हें वर्ड टू वर्ड आज रिवाइज करना है। चाहे तुम मेरे नोट से करो, चाहे मोनिस के नोट से, चाहे बुक से, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आज के दिन तुमने अपना पूरा सिलेबस वर्ड टू वर्ड रिवाइज करना है, दैट इज योर प्राइमरी टास्क। अगर मेरे नोट्स से करते हो तो आई थिंक मेरे नोट्स को करने में इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स टू 3 आवर्स फॉर यू, क्योंकि काफी सारे प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल तुम ऑलरेडी बार बार पढ़ते आए हो, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें 2-2.5 घंटे पूरे नोट्स को पढ़ने में लगेंगे। वो सबसे पहली चीज तुम सबको करनी है guys। नोट्स को पढ़ के क्या होगा, बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो शायद तुम्हें अभी याद नहीं होंगी, बहुत छोटी छोटी थ्योरी कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे को सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, जो शायद तुम्हें अभी याद ना हो। वो सारी चीजें तुम्हारे को पूरी एंड टच याद हो जाएगी। प्रेफरेबली नोट से करना, वीडियोस अभी मत देखना, वीडियोस मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में कब देख। ये तुम्हें करना है प्राइमरी टास्क आज, पहला। दूसरा तुम सबने आज क्या करना है गाइस, आज कोशिश करो अपने सेक्शन ए जो स्टडी हब के क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करो। जो ये तुम्हारे 30 मार्कर वाला पार्ट है, उसमें तुम सबके जो 15-18 आ रहे हैं उसको इनहांस करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, एसीसी स्टडी हब सारे ओपन करो। स्टडी हब ओपन करके जितने भी वहां पे तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके उनके आंसर्स चेक करते जाओ, और यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन सॉल्विंग। कर सकते हो सॉल्व, काफी सारे क्वेश्चंस तो तुमने करे भी होंगे, तो कर लो। अगर नहीं करना सॉल्व, तो फटाफट से नेक्स्ट करके क्वेश्चन देखो इसका आंसर ये है, केस देखो इसका आंसर ये है, केस देखो इसका आंसर ये है, अच्छा इस चीज का आंसर ये है, ये चीज सारे कर लो। जितने भी स्टडी हब के क्वेश्चंस है अपनी आंखों के आगे से निकाल लो, क्योंकि बहुत बार तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब तुमने एग्जाम क्वेश्चंस करे होंगे मॉक पेपर्स, काफी क्वेश्चंस तुम्हारे स्टडी हब में से ही उठ के आए हुए, नॉट वर्ड टू वर्ड, वही कॉन्सेप्ट वही तरीके के क्वेश्चंस। तो स्टडी हब से सबने सेक्शन ए आज करना करना है, दैट इज योर प्राइमरी टारगेट फॉर टुडे। सारी नोट से मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और स्टडी हब से सेक्शन ए क्वेश्चन, जिससे तुम्हारी सेक्शन ए में तो मिनिमम 5 to 6 मार्क की इनहेंस, मतलब 5 तो नहीं हो सकती, 6 मार्क्स की मिनिमम तुम्हारी इनहेंसमेंट होगी होगी, आई एम डेड श्योर अबाउट। क्योंकि परसों तुम्हारा एग्जाम है, इमेजिन परसों तुम्हारा एग्जाम है। आज जो तुम क्वेश्चंस देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें माइंड में रहेंगे, और क्वेश्चंस ऐसे नहीं है बस ऊपर ऊपर से निकाल दिया, अच्छा अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन है इसका आंसर, अच्छा ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन है, अच्छा ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन है, अच्छा ये आंसर इन्होंने दिया हुआ। टेक टाइम। तो आज 4-5 घंटे तुम्हें लगाने हैं, और उस टाइम में तुम्हारे को रिवीजन और एसीसी स्टडी हब सेक्शन ए के क्वेश्चंस करने हैं, बस दैट्स द फर्स्ट थिंग जो तुम सबको करना है, इट्स मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कल की, आज तुम्हारा दिन इसमें लग जाएगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि रिवीजन करोगे, सेक्शन ए करोगे, काफी टाइम लग जाएगा। इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो सेक्शन ए वाला पार्ट है वो तुम्हारा क्लियर हो गया। 30 में से 30 लाना इज वेरी 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 टफ इन ऑडिट। और जो मेजरली मार्क्स करते हैं स्टूडेंट्स के, वो सेक्शन ए में ही करते हैं, तो सेक्शन ए में ज्यादा फोकस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एग्जाम में भी जब तुम अपना एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करोगे, सेक्शन ए को 30 मिनट से ज्यादा मत देना। तुम्हारे को अपना जो टाइम है वो सेक्शन बी और बी में ज्यादा लगाना है, सेक्शन ए में इतना टाइम नहीं लगाना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम के सेक्शन ए में तुम्हारे को सिर्फ 30, मेरे को तो सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन ऐसे अटक गए, समझ ही नहीं आ रहा था, उसमें मेरे को 10-10 मिनट लगे। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सेक्शन। सेक्शन ए मैक्सिमम 30 मिनट्स या 35, इससे ऊपर टाइम सेक्शन ए नहीं डिजर्व करता, बिल्कुल मत देना उसे। 4-5 क्वेश्चन रह गए, छोड़ दो। बिकॉज 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन 10 मार्क के हो सकते हैं, वो फिर भी तुम तुक्के मार सकते हो, कुछ एक आइडियाज होते हैं। लेकिन अगर उसकी वजह से सेक्शन बी का एक क्वेश्चन रह गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेक्शन ए को 30 मैक्सिमम 35 मिनट तुम सबने देने हैं। अब बात आती है तुम्हारी सेक्शन बी के बारे में। अब सेक्शन बी के बारे में मैं थोड़ी सी चीजें डिस्कस करूंगा। सेक्शन बी में हमारे, यू ऑल नो, देयर आर 3 टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स। फर्स्ट इज ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स। सेकंड इज तुम्हारा कंट्रोल डेफिशिएंसी, कंट्रोल रिकमेंडेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल। एंड थर्ड तुम्हारा है सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स। तीनों के बारे में पहले मैं फटाफट से तुम्हें बताता हूँ। एक छोटी सी चीज जो तुम सबको पता होनी चाहिए, सब करते भी हैं, कुछ शायद किसी को छोटे मोटे डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे अभी। एंड फिर इनको कैसे रिवाइज करना है।
ऑडिट रिस्क जो होता है दैट इज एट अ टाइम कि जब तुम कंपनी के बारे में जान रहे हो, कंपनी से डिस्कशन कर रहे हो, अभी तुमने कंपनी का काम करना शुरू नहीं करा है। ऑडिट रिस्क जब तुम लिखोगे, रिस्क में सबसे पहले तुम्हारे को रिस्क आइडेंटिफाई करना है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि रिस्क वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। रिस्क आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद वो रिस्क क्यों है, वाई दैट स्टेटमेंट इज अ रिस्क। और तीसरा, उस रिस्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट पड़ता है। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं बिकॉज आई वांट यू ऑल टू लर्न दीज थिंग्स, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैं लिखूंगा नहीं। तो ऑडिट रिस्क में सबसे पहली चीज क्या है कि तुम सबको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, वो रिस्क क्यों है, एंड दूसरा वो तीसरा, उस रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तभी तुम्हारे को रिस्क में 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज 0 मार्क मिलेंगे। मैं अज्यूम नहीं करता कि हाफ मार्क भी मिलेगा अगर एक भी चीज गलत हुई। जैसे हमने सेक्शन ए में देखा ही है, अगर दो ऑप्शन सिलेक्ट करने को बोला, एक सही है एक गलत, वी गेट अ 0। सेम थिंग वी हैव टू अज्यूम फॉर सेक्शन बी एज वेल, बिकॉज मैंने बताया एफ एट में बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। ये तीन चीजें तुम्हारी होनी चाहिए। रिस्पॉन्स जो होता है ऑडिट रिस्पॉन्स, नाउ यू आर वेरी श्योर कि जो रिस्पॉन्स होता है दिस इज मेजरली लाइक रिस्पॉन्स जो हमारा सब्सटैंसिव प्रोसीजर वाला होता है। और हर एक जगह पे प्लीज डिस्कस विद मैनेजमेंट मत लिखना। हम सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशंस भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम वो प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं। हर जगह पे सिर्फ डिस्कस विद मैनेजमेंट इट्स नॉट द राइट आंसर। देखो कि हम सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे उस चीज के लिए, ठीक है, हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, हम उस चीज का एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें सब्सटैंसिव प्रोसीजर से लिंक करके तुम लिख सकते हो। और ऑडिट रिस्क रिस्पॉन्स के लिए मैंने एक शीट भेजी थी तुम्हारे को, जिसमें कॉमन रिस्क एंड रिस्पॉन्स थे, एक बार वो अच्छे से जरूर पढ़ लेना कल। उससे तुम्हारा रिस्क, कॉमन रिस्क सारे, उनके रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करने और रिस्पॉन्स, वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। दैट इज योर रिस्क एंड रिस्पॉन्स चैप्टर। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से मेजरली स्टूडेंट्स, ऑडिट रिस्क और रिस्पांस में सबके रिस्पांस अब ठीक हो गए। पहले का टाइम था कि ऑडिट रिस्क के रिस्पांस में दिक्कत आ रही थी, बट मैंने जो पेपर्स अभी चेक किए हैं, जितने भी पेपर, 10-15 पेपर मैंने चेक किए हैं, मेजरली सब में रिस्क एंड रिस्पांस स्टूडेंट के सही हैं, गलत नहीं है। 2-3 मार्क्स ठीक है, सभी के जनरल है, इतने कटते ही हैं। बट देर इज नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट जिसके रिस्क में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल वाला चैप्टर। कंट्रोल वाले में हमारे पास चार चीजें होती है। पहला होता है हमारा डायरेक्ट कंट्रोल, दूसरा होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तीसरा होता है कंट्रोल डेफिशिएंसी, और चौथा होता है हमारा कंट्रोल रिकमेंडेशन। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब कि कौन सा कंट्रोल ठीक चल रहा है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी क्या, उन्होंने कंट्रोल जो है, इस टाइप के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने कंट्रोल जो है, वो कंट्रोल तो ठीक बताया था कि ये कंट्रोल है, दिस इज द डायरेक्ट कंट्रोल, इट इज अ गुड कंट्रोल। बट वो कंट्रोल ठीक क्यों है, ये चीज काफी स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेन नहीं करी थी, व्हाई दैट इज अ गुड कंट्रोल। हमें बताना पड़ेगा कि इस कंट्रोल से इसके रिस्क कम हो जाते हैं, इस कंट्रोल से ये चीज बेटर होती है, इस कंट्रोल से प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होता है, इस कंट्रोल से ये चीज होगी। वो हमें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब मैं तुम्हें कल के लिए बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है, तो ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट कंट्रोल में तुम्हें कंट्रोल लिखना है, और वो कंट्रोल ठीक क्यों है वो भी लिखना है, अदरवाइज यूल गेट अ 0। कंट्रोल रिकमेंडेशन में तुम्हारे को ये नहीं बताना कि वो चीज चेक कैसे करनी है। कंट्रोल रिकमेंडेशन मतलब उस प्रोसेस को ठीक कैसे करना है। याद रखना, कंट्रोल रिकमेंडेशन का मतलब होता है जो कंपनी प्रोसेस फॉलो कर रही है, उस प्रोसेस को ठीक कैसे करना है, ना कि हमें चेकिंग कैसे करनी है कि सब टेस्ट के उनसे एविडेंस कलेक्ट करो, उनसे डिस्कस विद मैनेजमेंट, ये नहीं करना उसमें। हमें कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट करना, हम ऑडिट नहीं, हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं। हम उनको ये बता रहे हैं कि आपका जो कंट्रोल है, काम करने का तरीका है, थोड़ा सा गलत है, इसको ऐसे करके आप काम ठीक कर सकते हो अपना। जैसे काफी जगहों पे होता है कि ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर्स होने चाहिए, 2-3 पर्सन होने चाहिए जो उनको चेक करें, ठीक है, ऐसे करके हमारे कंट्रोल्स में आते हैं कंट्रोल रिकमेंडेशन, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक हुई है। अब इसके बाद आते हैं हमारे कंट्रोल डेफिशिएंसी, और नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया। डायरेक्ट कंट्रोल और उसका होता था टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल होता था और उसका होता था टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कि डायरेक्ट कंट्रोल मतलब कौन सा तरीका है और वो काम ठीक चल रहा है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मींस के उस काम को हम चेक कैसे कर सकते हैं, जिसमें मेजरली होता है हम उनमें कोई ट्रांजैक्शन डाल के देखेंगे कि सारी फिगर्स ठीक आ रही कि नहीं आ रही। कुछ सैंपल्स वहां से चेक करेंगे कि क्या उसमें ऑथराइज साइन है कि नहीं किसी पर्सन के। डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से कि इसका आउटपुट कैसे निकलता है। दिस इज हाउ वी टेस्ट के कंट्रोल ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे।
देन आता है कंट्रोल डेफिशिएंसी, उसमें भी तुम्हें पहले बताना है कि क्या डेफिशिएंसी है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन से पूरा वर्ड टू वर्ड डालो, कट करके छोटे छोटे वर्ड्स में प्रोसेस में लिख सकते हो शॉर्ट। एंड वो डेफिशिएंसी क्यों है, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी तुम्हें बताना है। क्यों वो डेफिशिएंसी है, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन के उस कंट्रोल को, उस तरीके को कैसे ठीक कर सकते हैं। दैट इज तुम्हारा कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल डेफिशिएंसी एंड कंट्रोल रिकमेंडेशन, एंड डायरेक्ट कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तीसरा था सब्सटैंसिव प्रोसीजर, जहां पे कुछ बच्चों के प्रोसीजर्स बहुत अच्छे थे, कुछ बच्चों के प्रोसीजर्स थोड़े नॉर्मल थे। डाउन मैंने किसी के टचवुड अभी तक नहीं देखे, नॉर्मल थे। वो प्रोसीजर्स का सिंपल तरीका है गाइस, प्रोसीजर, एक प्रोसीजर में तीन चीजें आनी चाहिए। अगर वो तीनों चीजें प्रोसीजर में है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू विल गेट अ जीरो। क्या? इट शुड स्टार्ट विद अ प्रॉपर कीवर्ड। मोनिस ने ऑलरेडी कीवर्ड शेयर किया हुआ है तुम्हारे साथ ग्रुप में। इट शुड स्टार्ट विद अ प्रॉपर कीवर्ड, डिस्कस, रिकैलकुलेट, और हमारा था डिस्कस, रिकैलकुलेट, टेस्ट, ठीक है, आस्क, और भी बहुत सारे, यू कैन सी दैट, मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, देयर लॉट ऑफ टेस्ट, वो हमारे कीवर्ड जहां से हमें अपना आंसर स्टार्ट करना है। वो स्टार्ट करने के बाद हमें बताना है हमारा प्रोसीजर क्या है, सब्सटैंसिव प्रोसीजर है क्या, नॉट इन डिटेल, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्रक्स बताना होता है। हमें फुल प्रोसीजर नहीं बताना कि हम इस पर्सन को बोलेंगे कि जाके ये चीज चेक करके आ। ऊपर ऊपर से जैसे मैंने बोला है कि सप्लायर से मुझे स्टेटमेंट मंगानी है उस चीज के लिए, कि डिस्कस विद मैनेजमेंट अबाउट द सप्लायर स्टेटमेंट टू चेक वेदर द बैलेंसेस एज पर द बुक्स आर मैचिंग विद द सप्लायर स्टेटमेंट। तो तीन चीजें, हमारा एक हो गया कीवर्ड, दूसरा होगा प्रोसीजर क्या है, और तीसरा उस प्रोसीजर को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या पर्पस है उस चीज का। अगर तुम पर्पस नहीं लिखोगे, तुम सिर्फ प्रोसीजर लिख दोगे कि डिस्कस विद मैनेजमेंट की हम ये चीज दें, रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेप्रिसिएशन शेड्यूल एंड दिस दिस, यू विल नॉट गेट मार्क्स, यू विल गेट जीरो मार्क्स। तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो प्रोसीजर तुम क्यों कर रहे हो। और सब्सटैंसिव प्रोसीजर के क्वेश्चंस में यू विल हैव टू चेक इन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि क्या उन्होंने किसी स्पेसिफिक असर्शन के बारे में पूछा हुआ है या नहीं। अगर कोई असर्शन के बारे में पूछा हुआ है तो उसी असर्शन के पॉइंट्स लिखना, एटलीस्ट तीन या चार, एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट तीन या चार पॉइंट्स उस असर्शन के होने चाहिए। और अगर असर्शन नहीं पूछा तो भी एक बार केस में देखना कि उस चीज में क्या प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर दो, ना कि सीधा क्वेश्चन पढ़ा और जनरल प्रोसीजर देने शुरू कर दिया, केस पढ़ा। ये तीन चीजें रिगार्डिंग दीज थ्री टॉपिक्स अपने याद रखनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई सीन द रिजल्ट। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं जितने पेपर्स चेक किए हैं, और मैंने बहुत बहुत टफ चेकिंग करी है, बहुत टफ चेकिंग करी है, स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नॉट मोस्ट, सॉरी, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, अगर कोई है तो मुझे बता दो, कोई बच्चा ऐसा नहीं इसका पेपर मैंने चेक किया है और उसके 55 56 से कम मार्क्स आए। एंड ये तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पेपर छोड़ा भी है, और मैंने बिल्कुल टफ चेकिंग करी है, जहां मार्क्स में काट सकता था मैंने काट। आई एम वेरी हैप्पी। Should it include what assertion test? सी, उमार, ये जो पॉइंट है गाइस, ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है बच्चों के माइंड में, कि अगर मान लो तुमने असर्शन लिख दिया कंप्लीटनेस चेक करनी है, और तुम सब्सटैंसिव प्रोसीजर लिख रहे हो, तो क्या तुम ये लिख सकते हो डिस्कस विद मैनेजमेंट अबाउट दिस टू चेक दी कंप्लीटनेस, दिस टू चेक दी कंप्लीटनेस, तो वो तो सेम असर्शन आ गया हर एक में, यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट। असर्शन का नाम एक जगह हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता। हमें थोड़ा सा वी हैव टू डिग डीपर कि हम वो चीज क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें सप्लायर स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया था, टू चेक वेदर द बैलेंसेस ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट टैलीज विद द बैलेंसेस एज पर लेजर, ना कि टू चेक द वैल्यूएशन ऑफ सप्लायर। ये थोड़ा सा इन डेप्थ तुम्हें लिखना पड़ेगा, और इसी के मार्क्स होते हैं, यहीं पे क्रक्स पॉइंट होता है। तो ये तीन चीजें हैं तुम्हारी, सब्सटैंसिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड तुम्हारे रिस्क, और रिस्क एंड उसके रिस्पॉन्सेज के बारे में। अब इन चीजों को तुम्हें पक्का कैसे करना है, कल सुबह उठ के एक बार मेरी वीडियो देखना, जो रिस्क की मैंने बनाई है, कंट्रोल की मैंने बनाई है, सब्सटैंसिव प्रोसीजर की बनाई है, एक एक वीडियो देख। उस वीडियो से जो तुम्हें मैं बात आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो विद एग्जांपल्स जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइप करा हुआ, मैंने बताया हुआ है कि ये हमारा रिस्क है, ये उसका रिस्पॉन्स है, और रिस्क के अंदर ये रिस्क है, क्यों रिस्क है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक एक वीडियो मेरी बस देख ले, तीनों टॉपिक। और देखने के बाद तुम्हारे जो बीपीपी के पास्ट, बीपीपी में तुम्हारे को क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो 2022, 21, 23 में आए हुए हैं, पास्ट तीन अटेम्प्ट्स के सारे क्वेश्चंस तुम्हें वर्ड टू वर्ड पढ़ने हैं, जिस तरीके से तुम्हें मैंने आज बताया।
कि रिस्क जब पढ़ो, नॉट जस्ट के रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिस्क आइडेंटिफाई क्या है, और वो रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस चीज में कुछ बच्चों ने दिक्कत करी थी रिस्क में, कि उन्होंने ये नहीं लिखा था कि दिस विल बी ओवरस्टेटेड, दिस विल बी अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, वो लिखना भूल गए थे। प्रॉफिट विल बी रॉन्ग लिखा था, बट ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड नहीं लिखा था। रॉन्ग के मार्क्स नहीं होते, ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या होंगे प्रॉफिट हमारे, ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड। तो इस तरीके से तुम्हें कल पहले मेरी एक एक वीडियो देखनी है तीनों टॉपिक की। पहले एक वीडियो, एक टॉपिक की एक वीडियो देखो, जैसे तुमने रिस्क और रिस्पॉन्स की देखी। देन उसके 4 से 5 मिनिमम क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड रीड कर, और कोशिश करना कि वो क्वेश्चंस डिफरेंट हो, मतलब क्वेश्चन ऐसा ना हो बिल्कुल सेम टाइप के हो, डिफरेंट क्वेश्चन हो। 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स तुम्हें सिर्फ रीड करने हैं आराम से। देन उसके बाद तुम्हें जाना है कंट्रोल्स में। एक दो क्वेश्चन पढ़ लो कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के। दो क्वेश्चन पढ़ लो कंट्रोल डेफिशिएंसी, कंट्रोल रिकमेंडेशन की। एंड तीसरा सब्सटैंसिव प्रोसीजर की कोशिश करो कि हर एक प्रोसीजर के एटलीस्ट दो दो क्वेश्चंस पढ़ लो। अगर 6 प्रोसीजर है तो 12 क्वेश्चन उनके 5 5 मार्क्स से पढ़ लो। कल का पूरा दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में लगाना है, और किसी चीज में नहीं लगाना। क्योंकि परसों जब तुम एग्जाम देने जाओगे, तुम देखना यही कल की जो रीडिंग है, तुम्हारे 90% जो आंसर्स होंगे, यही रीडिंग तुम्हारी हेल्प करने वाली है। तुम कहोगे सर ये पॉइंट तो मुझे याद था, ये तो मुझे पता था कैसे लिखना है, कल की वर्डिंग्स भी याद थी, प्रोफेशनल लैंग्वेज कल ही तो पढ़ी है, आज याद रहेगी। यही चीज तुम्हारे को करनी है। तो ये दो चीजें सबने करनी है। आज का मैंने टारगेट सबको दे दिया, पहले पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करो और सेक्शन ए पे वर्किंग कर लो बाय डूइंग एसीसी स्टडी एप्लीकेशन। देन कल पूरी रीडिंग ऑफ सेक्शन बी, ए से लेके जेड तक, तीनों चैप्टर्स के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो। और उसमें जो तुम्हारे दूसरे लेना, पूरा फुल फ्लैश 20 मार्कर क्वेश्चन पढ़ लेना, और सिर्फ रीड करना है, कोई तुम्हें कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं करना। मेजरली जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हम अपना आंसर टाइप नहीं कर पाए, क्वेश्चन टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, उसका सिर्फ एक रीजन होता है, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट टू राइट। टाइपिंग स्पीड में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं तुम सबको अभी एक पेज में टाइप करो, तुम सब सही स्पीड पे करोगे। द इशू इज यू डोंट नो व्हाट टू राइट। तुम्हारे माइंड में चलता रहता है कि यार ये तो ठीक है, सब प्रोसीजर तो है, लेकिन लिखे कैसे इसको, कहाँ से कीवर्ड से स्टार्ट करें, कितना लिखना है प्रोसीजर, हमें पता है ये चेक करना है, क्या कैसे कैसे चेक करना है, इससे क्या होगा। उस सोच में टाइम ज्यादा लगता है, और वही सोच कल तुम्हारी रीडिंग से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें परसों सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल ही सब कुछ पढ़ा होगा। ये चीज सबको करनी है इन 2 दिनों में, एंड यू विल सी दीज 2 टास्क विल वर्क वंडर्स फॉर यू इन योर एग्जाम। तुमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे फ्यूचर के लिए एज ऑडिटर, जो सब करना था वो पिछले 2 महीने में कर लिया। नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, एंड उस प्रिपरेशन के लिए ये जो 2 टास्क है ये तुम सबको फॉलो करने हैं। कोई भी बच्चा कोई भी नया क्वेश्चन ट्राई नहीं करेगा खुद सॉल्व करना। अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं समझ आया इसी स्टडी हब से, लर्न इट, कि इस चीज का ये आंसर है बस। नो इफ्स एंड बट्स, ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है। अब उस चीज में मत जाना, क्योंकि परसों एग्जाम है तुम्हारा। एग्जाम दे दो, उसके बाद मेरे से पूछ लेना, सर मेरे को एग्जाम से 2 दिन पहले ये डाउट था, तब तो मैंने लर्न करा था, अब मुझे बता दो क्या है, मैं बता दूंगा। यू नो मी, आई टेल देम, आई टेल यू। लेकिन आज मत पूछना मुझसे, जो भी आंसर है वर्ड सॉल्यूशन से रीड करो, दैट्स इट। ये 2 टास्क तुम सबके हैं। तो अब एक जो चीज थी उसमें सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्या हम और मॉक्स करें। नो, अब मॉक छोड़ दो, मॉक का टाइम जा चुका है। मैंने वैसे तुम्हें कहा था कि मॉक परसों तक हो जाने चाहिए थे, बट काफी स्टूडेंट्स ने कल भी करे हैं। एक दो बच्चों के मेरे मॉक्स पेंडिंग है, जो मैं मोस्ट लाइकली देखता हूँ इस क्लास के बाद मैं चेक कर लूंगा। आई हैव 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में तो एक ही मॉक चेक हो पाएगा। वैसे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट आई चेक दी मॉक्स। प्लीज जिन बच्चों के मॉक्स पेंडिंग है, ठीक है, मुझे ग्रुप में एक बार लिख देना अपने नाम के साथ कि सर माई मॉक इज पेंडिंग चेक डीएम, माई मॉक इज पेंडिंग चेक डीएम। जिसने करा है, ऐसा नहीं अभी करके, अभी 5 आफ्टर द क्लास 5 मिनट जो मेरे को मैसेज आ गए सिर्फ उन्हीं के मॉक्स में चेक करूंगा। वैसे तो मैं चाहता नहीं चेक करना, क्योंकि थोड़े से बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे, बट स्टिल तुमने मेहनत करी है, आई हैव टू चेक दैट। एंड मैं लीनियंट नहीं हूँ, मैं जो एक्चुअल मार्क्स है वही तुम सबको बताऊंगा। ये चीज गाइस तुम सबको करनी है, ठीक है। अब किसी की कोई जनरल क्वेरी मुझसे पूछो, ज्यादा किसी ने नहीं है, छोटी मोटी जनरल क्वेरी, नॉट स्पेसिफिक सर इस टॉपिक में मेरी ये चीज है, उसमें ये चीज है, नॉट स्पेसिफिक, जनरल क्वेरी किसी की है तो मुझसे पूछो। उसके बाद फिर कुछ फाइनल चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ छोटी मोटी और। घबराना किसी ने नहीं है, डिमोटिवेशन के बात ही नहीं है, वो तुम्हारी
आज और कल में डिमोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, यू विल बी फुली मोटिवेटेड फॉर एग्जाम। एंड तुम खुद देखना, जब तुम एग्जाम देने जाओगे, सेक्शन ए जब करोगे ना, तुम कहोगे सर अभी तो करे थे क्वेश्चन। सेक्शन बी का जब क्वेश्चन उठाओगे ना, सेम क्वेश्चन आ गया, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो वही सेम पॉइंट्स, फटाफट से लिखो, खत्म करो। दिस इज समथिंग विच विल मेक यू मोटिवेटेड फॉर एग्जाम। सर शुड वी रीड ऑल बीपीपी एग्जाम के सेक्शन? नहीं कराऊंगा, नॉट ऑल। पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट के बस पढ़ लो, मतलब हर टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन, जैसे रिस्क रिस्पॉन्स के 4, 2 डायरेक्ट कंट्रोल, 2 टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, और 2 डायरेक्ट कंट्रोल के और 2 कंट्रोल एफिशिएंसी के, और सब्सटेंसिव प्रोसीजर में हर प्रोसीजर के एटलीस्ट मतलब 2-2 क्वेश्चन। Sir, I have a doubt on procedure that in the question they have not specified any of the assertion like valuation, existence, etc. So I could write any procedure. If the question does not specify any assertion, but the paragraph in the question indicates valuation, so could I write any procedure or not for the valuation? Sir, कट ऑफ टेस्टिंग तो समझ नहीं आया, बट चलो मैं आईफोन की पहले एक बारी बताता हूँ। देखो, जो तुमने एक बात बोली है ना, इस चीज का सारे सुनना, जो क्वेरी आई है, वैसे मैं देखो कहा था कोई बच्चा जाएगा नहीं, 2 बच्चे चले गए, सुनते नहीं है बात बच्चे, यही तो प्रॉब्लम है, नो वन लिसन। तो देखो, जो तुमने क्वेरी पूछी है ना, इट्स अ गुड क्वेरी, कि जब तुम एग्जाम देने जाओ सब्सटेंसिव प्रोसीजर का, अगर तो असर्शन डायरेक्टली लिखी हुई है तो उसी असर्शन के पॉइंट्स लिखने हैं। अगर वो असर्शन डायरेक्टली नहीं लिखी हुई लेकिन पैराग्राफ में उसका एक हिंट दिया हुआ है, तो उसका मैं तुम्हारे को एक तरीका बता दूं। देखो, वी हैव टू एक्ट स्मार्ट। एसीसीए के जो एग्जामिनर हैं, दोज आर आई वुड से दोज आर एसीसीएस प्रोफेशनल वर्किंग पीपल। सो दे वांट वो स्टूडेंट्स जो आंसर्स ऐसे लिखें एक प्रोफेशनल तरीके से जिसके वो मार्क्स देंगे। तो तुम जब कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, पहली बात तो एक चीज, जब भी कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन लिखता है, सीधा पॉइंट्स मत लिखना। जैसे तुमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द 4 पॉइंट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द एडवांटेज या व्हाट आर द डिसएडवांटेज, कोई भी चीज जो है, ऊपर पहले एक स्टेटमेंट जरूर लिखना कि एडवांटेज ऑफ दिस आर दिस, ये जरूर लिखना। सीधा पॉइंट्स में लिखना शुरू कर देना, उससे तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म खत्म होता है। और अब जो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, अगर तुम्हें क्वेश्चन से पैराग्राफ में पता चला है कि असर्शन के बारे में एक ना एक हिंट दिया हुआ है, तो प्ले स्मार्ट, प्ले प्रोफेशनल। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखो कि this company has done this thing or this thing, that means there is a problem with this assertion in the in the inventory or something. So here are the substantive procedure to check valuation of inventory. Further, there are certain common steps which would help the company in further procedures like that. तुम्हारा आधा एक मार्क तो वैसे ही पक्का हो गया। बोलेंगे यार बंदे ने क्या एक्सप्लेन किया है, वो यही तो चाहते हैं। तुमको ये थोड़ी हो 11th 12th के बच्चे हो कि तुम्हारे को पैराग्राफ बना के लिखना है। उसको समझाओ, तुम्हें एग्जामिनर को समझाना है। नॉट नॉट राइट एज पर पैराग्राफ, हमने एज पर क्वेश्चन एज पर पैराग्राफ नहीं लिखना। हमें लिखना है दिस कंपनी की ये प्रॉब्लम थी, इस इन्वेंट्री में उन्होंने ये गलती करी थी, विच मींस देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस असर्शन। सो हियर आर माय प्रोसीजर्स फॉर दिस असर्शन ऑफ इन्वेंट्री या नॉन करंट एसेट्स। फर्दर, देयर आर सर्टेन अदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स विच आई हैव मेंशन्ड विच विल हेल्प देम, विच विल हेल्प ऑडिटर। ऐसे ये लिखने के बाद अपने सारे असर्शंस लिख दो और अपने पॉइंट्स लिख दो, तो तुम्हारे असर्शन के पॉइंट्स भी हो गए, कॉमन पॉइंट्स भी हो गए। तुम देखना, तुम्हारे अगर तुम्हारे उसमें 5 में से 3 मार्क्स आ रहे हैं ना, 4 मार्क्स हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव एक्सप्लेन दैट वेरी वेल। दिस इज द प्रोफेशनल लैंग्वेज इन सब्सटेंसिव प्रोसीजर। कोई भी क्वेश्चन लिखो, हेडिंग जरूर लिखना, एंड दैट्स इट, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। रिदम, आई डेंट गेट योर डाउट सर, कट ऑफ टेस्टिंग, Sir, कट ऑफ टेस्टिंग। sir, अरिंदम, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, पहले मैं एक बार चैट्स वाले पढ़ लूं। सर, फॉर द क्वेश्चन विच आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक थ्योरी, हाउ शुड बी रिवाइज देम? मैंने अभी बताया था कि जब भी तुम सेक्शन बी के क्वेश्चन अब करोगे, सेक्शन बी के हर क्वेश्चन में थ्योरी के 5 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने 15 क्वेश्चन रीड करें, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, दैट्स इट। उन्हीं 15 को साथ साथ पढ़ते रहो, कोई नया क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो नया क्वेश्चन है वो आज अभी जो तुम सिलेबस रिवाइज करोगे 2 घंटे में, उससे क्लियर हो जाएगा। मेजरली क्लियरेंस तुम्हारी आज होगी। बाकी जब तुम कल क्वेश्चंस करोगे, 15 क्वेश्चंस में 15 सेक्शन, 5 मार्क का, 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज सफिशियंट। उसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा, देख। सर, शुड आई वॉच ऑल दी मैराथन वीडियो अगेन और जस्ट चैप्टर 10 and 12, 20 टेस्ट ऑफ कंट्रोल? नहीं, मैराथन वीडियो देखो, मैं अभी तो कहूंगा नहीं कि मैराथन वीडियोस देखो। अभी तो मैं कहूंगा खुद रीडिंग करो, क्योंकि मैराथन वीडियोस देखने का मतलब पता है क्या होता है? यू आर नॉट रीडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग सबकी है, अभी तुम्हें रीडिंग करनी है। मैराथन वीडियो अभी मैंने कहा था, लास्ट में एक चीज मैंने बतानी है, वो मैंने बतानी थी कि मैराथन वीडियो कब देखी। अभी तुम्हें सिर्फ रीडिंग करनी है। यस, अरिंदम, आप पूछो क्या पूछे तो।
सर आपने बोला था सर मॉक करने के लिए, सो बाय मिस्टेक मैं पहला दूसरा मॉक बाय मैं खुद से रिवाइव कर लिया, तो मैं प्री मॉक आपको दिया था करने के लिए सर, मगर प्री मॉक का जो लेवल था वो थोड़ा सा ज्यादा था कोई बात फर्स्ट नहीं। मॉक। हम जब सीबीएसई का सैम्पल पेपर 11 12 का पढ़ते थे, सैम्पल पेपर हमेशा मुश्किल आता था, एग्जाम इजी आता था। सैंपल हम्म। पेपर जब भी होते हैं, प्री मॉक्स जो होते हैं, दीज आर मेड टू मेक यू फील कि डोंट टेक द सब्जेक्ट इजी। एंड अगर वो डिफिकल्ट है, टेक इट एज एडवांटेज कि जो अगर डिफिकल्ट है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन ऐसे जो मुझे नहीं आते उनको रीड कर लो, समझ लो, दैट्स इट। अब अगर वहां के क्वेश्चंस में तुम्हें डाउट हुआ है, कोई दिक्कत आई है, उनका इस फर्स्ट थिंग आई बिलीव सारे स्टूडेंट्स ने प्री मॉक देखा हो। मैंने बताया था प्री मॉक सब ने करना है। कोई भी बच्चा प्री मॉक नहीं करेगा, नहीं करेगा तो आज प्री मॉक भी देख लेना एक बार को, चाहे सॉल्व मत करना, प्री मॉक उसका सॉल्यूशन सारे देख लेना। ये बहुत जरूरी है प्री मॉक करना। तो अगर सर उसका आपके चैनल में है क्या प्री मॉक? नहीं नहीं, चैनल में नहीं है वो, तुम्हें उसमें देखनी, जो एग्जाम की रीडिंग करनी है ना, ऑल इट इज रीडिंग। Hi sir, I just wanted to give a update regarding the pre-mock na ACCA official website से in YouTube they generally each and every month for each and every attempt they generally share their ACCA own official lecture regarding section A and वो section अच्छा B. नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अच्छा। डोंट वॉच दैट लेक्चर। मुझे पता है देयर इज अ लेक्चर जो एसीसी की साइट पे भी होता है कि वो प्री मॉक बताते हैं, वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, आधी बातें ऊपर से निकल जाएंगी उनकी। एक तो उनकी जो इंग्लिश होती है दैट इज प्रॉपर यूके इंग्लिश, आधी बातें समझ नहीं आती यार, this is that, that। ऐसे पहली बात तो ये होती है। दूसरी ये है कि उन्होंने जो मॉक में बताया हुआ है, देयर आर मेनी प्लेसेस, मैंने वो पूरी वीडियो देखी है। उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन, उन्होंने मतलब मेरा तरीका अलग है, मैं चीज एक एक चीज पॉइंट पे बताता हूँ। उन्होंने उसको ऐसे नहीं बताया सिंपल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया विच यू डोंट वांट। वो तो तुम्हें बुक से रीडिंग से भी मिल जाएगा जब तुम मॉक खोल के बैठो। तो उसमें इतनी वैल्यू एडिशन नहीं होगी, उल्टा टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि वो काफी बड़ी वीडियो है। तो डोंट गो फॉर दैट वीडियो। तुम खुद रीडिंग करो प्री मॉक की, अगर किसी ने नहीं करी तो। सर और सर आपने जो बताया था सेल्फ इवैल्यूएशन का एआई से करने चैट जीपीटी, सर उसका देख रहे सर उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा ज्यादा करके मिले, 2 आउट ऑफ 2 सब में, सब टेंडेड प्रोसीडियर्स में मिला नहीं सर। तो उसमें लिख दो कि आई वांट यू टू चेक, मैंने बताया था अगर चैट जीपीटी से करो, उसमें लिख देना आई वांट यू टू चेक मार्क्स स्ट्रिक्टली एज पर एचएससी इवैल्यूएशन, वो अपने मार्क्स काट देगा। हाँ एसीसी एवैल्यूएशन ही लिखे थे, तो 2 में 1.5, 2 में 2 ऐसे करके हाँ लिखा था। बस। इवन छोटा छोटा मैं लिखा था सब टेंडेड प्रोसीडियर्स तो भी मतलब एक्सप्लेन किए थे, तो 1 लाइन का करके मोस्टली लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अरिंदम, मैं वही बता रहा हूँ, अब जो चीजें पुरानी हो गई उस पे हम वर्क नहीं कर सकते। जो चीजें मैंने तुम्हें अभी बताई हैं, जैसे प्रोसीजर का मैंने ऑलरेडी बता दी, ये तीन चीजें होनी चाहिए। शुड स्टार्ट विद द कीवर्ड। प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर, वो प्रोसीजर किस चीज के लिए बन रहा है, ये तीन चीजें तुम्हें लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, चाहे एक लाइन में लिखो चाहे 3 लाइन हो। लेकिन अगर तुमने ये तीन स्टेप मिस कर दिए, इसमें से कोई भी एक स्टेप मिस कर दिया, यू विल गेट अ 0। इतना इन डेप्थ अभी चैट जीपीटी नहीं बना कि चैट जीपीटी, मतलब मैं जो चेक करता हूँ मैं तो अपने तरीके से चेक करता हूँ, लेकिन चैट जीपीटी भी अपना इन डेप्थ नहीं बना कि वो ऐसी तीन चीजें चेक कर सकता है, बिकॉज उसके लिए बहुत ही बिग प्रॉम्प्ट्स होंगे जो तुम्हें चैट जीपीटी में डालने पड़ेंगे, जिससे वो ये प्रॉपर चेकिंग करे कि अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है सब्सटैंसिव प्रोसीजर में तो डोंट गिव मार्क्स। तो वो बहुत टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो तुम 2 दिन में पढ़ोगे, देखो पॉइंट क्या है, मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम सबने सिलेबस पढ़ा हुआ है, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, देयर इज नो स्टूडेंट इन दिस क्लास राइट नाउ जिसको ये नहीं पता सर मैंने प्रोसीजर्स पढ़े ही नहीं, मैंने तो बस एक बार देखे, आज तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, मैंने आज तक एक भी सेक्शन बी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। देयर इज नो स्टूडेंट लाइक दैट। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है कि यू आर प्रिपेयर्ड। अब सिर्फ तुम्हें जो चीजें फैली हुई हैं, मैंने बताया फैली जो हुई हैं उनको इकट्ठा करना है, एक जगह स्ट्रीमलाइन करना है। अभी तुम्हारे सब कुछ माइंड में है तुम्हारे, लेकिन वो इतनी दूर है कि तुम्हें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस लेवल पे जाने के लिए हम ये दो चीजें कर रहे हैं कि आज ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाए। ये 2 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है तुम्हारे लिए फॉर ऑडिट। तो अब ये दोनों चीजें करने के बाद जो मैंने लास्ट में तुम्हें बताया था, जो एक चीज जो मैंने बताया सबको, एक छोटी चीज मैंने और बतानी है, इट्स अबाउट मैराथन वीडियोस। मैराथन वीडियोस यू हैव टू वॉच कल सोने से पहले, 3 से 4 घंटे निकाल देना, वॉच इट एज लाइक यू आर वॉचिंग अ मूवी। 3 से 4 घंटे की मैराथन वीडियोस मेरी कल शाम को, रात को सोने से पहले एक बार देख लेना, कि अगर तुम 10 बजे सोते हो तो 7 बजे बैठ जाओ, क्योंकि वीडियोस जो मेरी बनी है वो तुम फास्ट ट्रैक पे भी देख सकते हो, नोट्स तुमने ऑलरेडी आज पढ़े हो। तो फास्ट ट्रैक पे कर लो और मेरी सारी वीडियोस एक बार देख लो, वर्ड टू वर्ड पढ़, वो पूरी वीडियो जस्ट लाइक अ मूवी दैट यू आर वॉचिंग। परसों सुबह अच्छे माइंड से, फ्रेश माइंड से उठना, सबने फ्रेश माइंड से उठना है। उठने के बाद जब एग्जाम देने जाओगे, घर पे सबने दही चीनी खा के जाना है, कहते हैं अच्छा होता है ये, मतलब आई एम नॉट समथिंग जो इन चीजों को मानता है, बट जहां से भी पॉजिटिव वाइब्स आए, क्योंकि आई हैव सीन इन माई लाइफ कि जब भी मैं किसी काम के लिए जाता था
पहले, और कभी दही चीनी खा के जाता था और अच्छा होता था, तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू लिंक कि अच्छा सुबह दही चीनी खा के गया, इसकी वजह से काम अच्छा हो गया। यू नेवर नो। तो सुबह सारे जाएंगे, दही में थोड़ी चीनी डाल के 1 चम्मच सारे खा के जाएंगे, पॉजिटिव माइंड के साथ जाएंगे, टारगेट सारे अपना 85 90 प्लस का बना के जाएंगे, ना कि कोई भी पास होने का। सबने अपना पूरा पेपर 100% अटेम्प्ट करना है। कोई स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हाँ चल 100 नहीं, मेरे अगर 80 भी आ गए 90 भी आ गए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, 100 पेपर मार्क्स का तुम्हें अटेम्प्ट करना है। और उसका प्रोसीजर, 30 मार्क्स तुम्हें, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगाने तुम्हें सेक्शन ए में। देन जंप इनटू सब्सटैंटिव प्रोसीजर, क्योंकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्वेश्चन से लिंक करना बहुत कॉमन बात नहीं होती, करना पड़ेगा बट नॉट बहुत ज्यादा। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर वो तुमने कल पढ़े होंगे, तो एग्जाम में तुम बहुत अच्छे से लिख पाओगे, फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू, फॉर श्योर, 100%। उसके बाद जाना अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल और तुम्हारा रिस्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करना अपना पूरा पेपर तुम 30 मिनट्स में कर सको, 30 कह रहा हूँ, 3 आवर्स में कर सको। टाइम कोशिश करना 5-10 मिनट बचाने ही है, ताकि यू कैन जस्ट गो बैक एंड रिवाइज। एंड बस यू हैव डन द बेस्ट गाइस। इन 2 दिनों में जितनी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो, जितने तरीके की चीजें, इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई वो ग्रैब कर सकते हो करो, एंड यू विल सी हाउ दिस विल वर्क वेल इन योर एग्जाम, एंड कितने अच्छे मार्क्स तुम्हारे आएंगे। ऐसे डिबंजन। सर फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर अगर कोई 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, मैं 4 पॉइंट ही लिखा बट उसमें मेरे को एक तुमने पॉइंट डाउट ही तुमने लग कई रहा है। क्वेश्चन में आई थिंक 4 की जगह 6 भी लिखे थे ना? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ बिकॉज ऑफ हाँ। द रीजन जस्ट वांटेड टू नो कि अगर वो गलत हुआ तो और भी जो पॉइंट्स है उसके वजह से वो लेवरेज हो जाए, तो कितना एडिशनल पॉइंट पॉइंट्स। पॉइंट क्या है डिबंजन, इस चीज में ना एसीसी ने कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक दी नहीं है। देयर इज नो क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एसीसी साइड एज सच इन डेप्थ, कि अगर प्रोसीजर्स 5 है, तुम 7 लिख के हो, तो तुम्हारे को अगर एक गलत भी है तो दूसरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। मुझे, मैं सीरियसली बताऊं, मैं तो डिडक्ट करूंगा मार्क्स। तो अगर तुम 5 प्रोसीजर है, तुम 6 लिख के आओ, 6 लिख के आओ, बट 7 भी मत लिखो। ये 5 प्रोसीजर 6 लिख के आओ। अगर तुम्हें 5 पॉइंट पूछे गए हैं, 6 प्रोसीजर लिख के आओ, नॉट मोर देन दैट। 5 मार्क का है, 6 लिख के आओ। 4 मार्क का है, 5 लिखाओ, दैट इज सफिशियंट, दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। उससे ज्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, सोचना पड़ेगा एक नए के लिए। कम लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर है एक एक्स्ट्रा लिख लो। यस अर्पिता। हेलो सर। सर मैंने आपसे जैसे बात किया था वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स के बारे में, तो मैंने भी वो क्या बात किया था पूरा मुझे नहीं याद अर्पिता, प्लीज एक बार दोबारा बताओ, तुम देख ही रहे हो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो बोलो प्लीज। सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स का मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ था, तो मैंने आपसे बात किया वो था, तो कल आप हो बोले थे जाएगा, कि वो वो कर। कल हो जाएगा। तो मैंने वो किया सर, पर मैंने अभी तक मॉक एग्जाम 2 नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, अब टाइम नहीं है उस चीज का, छोड़ दो। मैंने अभी वही बताया, जिसने नहीं करा मॉक छोड़ हाँ दो। हाँ। सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो, और जो मैंने तरीका बताया है, सब्सटैंसिव प्रोसीजर को रीड करने का तरीका, कंट्रोल्स को रीड करने का तरीका, रिस्क को रीड करने का तरीका, ये 3 चीजें तुम्हें प्रॉपरली फॉलो करनी है। जैसे रिस्क का मैंने जो बताया था वो प्रॉपर तरीका। ऐसा नहीं है सिर्फ रिस्क पढ़ लिया कि अच्छा ये रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, नहीं। आइडेंटिफाई रिस्क क्या हुआ है, क्यों रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट होता है। ऐसी सब्सटैंसिव प्रोसीजर में जो भी प्रोसीजर लिख रही हो, 3 चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। उस प्रोसीजर के 0 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। कहाँ से वो रिस्क, वो तुम्हें एक कीवर्ड से प्रोसीजर स्टार्ट करना है। दूसरा, प्रोसीजर क्या है। तीसरा, वो प्रोसीजर तुम क्यों फॉलो कर रहे हो। ये 3 चीजें अगर प्रोसीजर में है तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। एंड व्हेन टुमारो यू विल रीड क्वेश्चंस सब्सटैंसिव प्रोसीजर के, जो मैंने बताया कि हर प्रोसीजर के 2-2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन यू विल रीड। हर क्वेश्चन में जब तुम ये 3 चीजें ढूंढनी शुरू कर दोगे कि इस प्रोसीजर में क्या ये 3 चीजें आ रही हैं, क्या इस प्रोसीजर में ये 3 चीजें आ रही हैं, कीवर्ड ये मिल गया, प्रोसीजर क्या है ये मिल गया, और किस क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्यों हम कर रहे हैं वो मिल गया, तुम देखना एग्जाम में नो वन कैन बीट यू, एंड तुम तीनों लिख के ही आओगे, बिकॉज तुमने कल ही ये प्रोसीजर्स पढ़े। तो कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें कल पढ़ना है, इट्स नॉट अबाउट कि क्वेश्चन में से आंसर ढूंढना, वो तुम सबको आता है। तुम रिस्क ढूंढ सकते हो, तुम कंट्रोल्स ढूंढ सकते हो, तुम प्रोसीजर क्रक्स माइंड में 5 बना सकते हो, लेकिन लिखना कैसे है, उस चीज पे तुम सबका फोकस होना चाहिए कल रीडिंग में। कि रिस्क लिखना कैसे है, कहां से स्टार्ट करना है, क्या रिस्क है, क्या है कंट्रोल, उस रिस्क का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या कंट्रोल है, क्यों वो अच्छा कंट्रोल है, इस तरीके से रीडिंग करनी है। मैं यही चीज दोबारा बोल रहा हूँ, डोंट रीड टुमारोज आंसर के बुक के क्वेश्चन से लिंक करके, इन द सेंस कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये आंसर होगा। वो चीज तुम्हें सबको आती है। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखना है कि इसके, इन्होंने रिस्क लिखा कैसे है, रिस्पॉन्स कैसे लिखे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे लिखा है, कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल क्या है,
और डायरेक्ट वो कंट्रोल अच्छा क्यों है? इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? सब्सटैंशियल प्रोसीजर जितने भी लिखे हैं वो लिखे कैसे? तुम्हारे को मैं एक दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, अगर मेरी बुक सर्विस में ओपन हो जाएगी, एक रीडिंग करके मैं दिखाता हूँ तुम सबको। अच्छा, ये होगी बुक सेल्फ ओपन। स्क्रीन शेयरिंग करके मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ किस तरह से तुम्हें पढ़ना है। वो तरीका ही है जो तुम्हें कल फॉलो करना है, ना कि तुम्हारे को अपना बुक सेल्फ। गाइस, इसके बाद आई वोंट बी एबल टू सी योर चैट मैसेज बिकॉज आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। तो मैं चैट मैसेजेस नहीं देख पाऊंगा। तो मुझे प्लीज सब कोई भी चीज हो तो यू विल हैव टू स्पीक। पहली बात मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। देखो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें प्रोसीजर्स चेक कैसे करने हैं। तो इंटरनल कंट्रोल और एविडेंस, जैसे जस्ट एग्जांपल, ये सामने मेरे क्वेश्चन आए, मैंने इस क्वेश्चन में करना है चेक सॉल्यूशन। इसमें क्या है क्वेश्चन, ये सिनारियो है, तो क्वेश्चन तो छोटा सा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मुझे पहला बोला गया है, डिस्क्राइब सब्सटैंसिव प्रोसीजर द ऑडिटर शुड परफॉर्म इन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इन रिलेशन टू एनकोर्स व्हीकल्स एडिशंस एंड डिस्पोजल। के एडिशंस एंड डिस्पोजल के बारे में हमें इसके प्रोसीजर लिखने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने, एक बार इसको पढ़ लो, दिस एनकोर कंपनी रिप्लेस 20 ऑफ इट्स रिसाइकल्ड व्हीकल्स, ओल्ड व्हीकल्स हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस एंड रिकॉर्ड इन नॉन करंट एसेट वर गिवन इन पार्ट एक्सचेंज अगेंस्ट न्यू व्हीकल, कैश कंसिडरेशन इज दिस। अब तुम यहीं से लिंक करो माइंड में कि तुम्हारे इसके 5 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। जैसे पहली बात तो व्हीकल रिप्लेस हुए, क्या व्हीकल, अब इसमें देर इज नो स्पेसिफिक असर्शन। इसमें असर्शन क्या बनेगी? पहला, क्या तुम्हारे जो 20 व्हीकल्स रिप्लेस हुए थे, एग्जिस्टेंस है कि जो व्हीकल तुम्हारे थे वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते कि नहीं करते। एग्जिस्टेंस अगर इसमें इतना नहीं है, कंप्लीटनेस, कि जो रजिस्टर व्हीकल तुम्हारे नहीं आए हैं, नए सॉरी नए आए हैं, रजिस्टर में लिखे हुए हैं, क्या वो बुक्स में रिकॉर्डेड है? पहले जो ओल्ड व्हीकल है, कैरिंग अमाउंट उनका जो ये था, क्या इसी अमाउंट पे उनको एडजस्टमेंट करिए, बुक्स में से इसी अमाउंट पे हटाए गए? उसके बाद अभी सिर्फ ऐसे जनरल, फिर हम हमने हमने खुद आंसर नहीं देना, मैंने क्या बताया, यू डोंट हैव टू गिव आंसर्स, सिर्फ सोचना है, फिर हम वहां से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सचेंज करा, उसकी वैल्यू ये थी, क्या ये वैल्यूएशन सही है? तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी आ जाएगा, कंप्लीटनेस भी आ जाएगा, कैलकुलेशन भी आ जाएगा, कैश जो है इसका भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन सही लगे कि नहीं। तो तुम्हारे 5 प्रोसीजर वैसे ही बन गए। अब हम वर्ड टू वर्ड प्रोसीजर पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने लिखे हैं। देखो, दिस क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स। तो ये हमेशा प्रोसीजर 10 8 10 लिखते हैं, हमें 6 ही पढ़ने हैं। पहला, कास्ट द शेड्यूल ऑफ एडिशन। देखो, कास्ट ये हो गया हमारा कीवर्ड। The schedule of additions to vehicle and cast it, agree to the total of disclosure note on the property plant and equipment, agree the cost of vehicle। एक और तुम्हारा प्रोसीजर यहीं पे लिख दिया, जरूरी नहीं है तुम्हें ऊपर वाला और नीचे साथ साथ लिखने, ये अलग भी हो सकता है। agree the cost of vehicle given in part exchange to the disclosure note to confirm they have been removed from the cost carried forward। कि पहला हमने कीवर्ड से स्टार्ट किया, agree the cost of vehicle given इन पार्ट एक्सचेंज टू डिस्क्लोजर नोट। ये देखो सिंपल प्रोसीजर हमारा, कि हमारा जो कॉस्ट है वो चेक करो कि डिस्क्लोजर नोट पे हमने डाली है, टू कंफर्म दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कैरी फॉरवर्ड। कॉस्ट की कैरी फॉरवर्ड वैल्यू में से उसको निकाला गया था। फॉर अ सैंपल ऑफ न्यू व्हीकल्स इन द शेड्यूल ऑफ एडिशंस, एग्री द कॉस्ट ऑफ परचेज इनवॉइस, एंश्योर दैट recorded costs include cash amount plus trade-in allowance for old vehicle, confirm that invoice is made to Encore। कि हमें यहाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें सैंपल व्हीकल की परचेज इनवॉइस से वैल्यू चेक करनी है, टू एंश्योर दैट रिकॉर्डेड कॉस्ट इंक्लूड कैश अमाउंट एज वेल एज ओल्ड व्हीकल का जो पार्ट एक्सचेंज है। हमने जब चैप्टर पढ़ा था एफआर में, एफआर में क्या होता है, जब भी हम कोई व्हीकल एसेट परचेज करते थे पार्ट एक्सचेंज में, तो उसमें कैश कंसिडरेशन भी आती थी और जो एसेट परचेज किया उसकी वैल्यू भी आती थी। अगर मैंने नई कार परचेज की है 10 लाख की, 3 लाख की पुरानी कार दी है, 7 लाख कैश दी है, तो मेरी बुक्स में 10 लाख आएगी ना वैल्यू। तो वही चीज हमें चेक करनी है कि फ्रॉम सैंपल ऑफ न्यू व्हीकल्स टू स्केड्यूल, हमें चेक करना है परचेज इनवॉइस टू सी कि हमारी कॉस्ट ठीक से लिखी नहीं लिखी। फिजिकली इंस्पेक्ट, ये हमारा आ गया कीवर्ड, इंस्पेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिशंस, कंफर्मिंग सैंपल ऑफ एडिशंस, बस ये आ गया हमारा प्रोसीजर। कंफर्मिंग दैट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल्स अग्रीज टू दैट ऑफ नॉन करंट एसेट रजिस्टर, कि जो हमारी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एसेट रजिस्टर से चेक कर रहे हैं कि मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। इस तरह से हमें रीडिंग करनी।
डोंट जस्ट रीड के तुम्हारे को प्रोसीजर, प्रोसीजर तो इतना सा ग्रीन वाला है बस, दिस इज प्रोसीजर। तुम्हें खाली प्रोसीजर नहीं पढ़ना रीडिंग के टाइम पे, यू विल हैव टू रीड कि कहां से प्रोसीजर किस कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, प्रोसीजर क्या है, क्यों वो प्रोसीजर है। यहां पे तुम देखो किसी ने भी डायरेक्ट असर्शन नहीं लिखी हुई। और पढ़ लेते हैं, रिकैलकुलेट लॉस ऑन डिस्पोजल, फिगर लिखने की जरूरत नहीं है, एंड एग्री टू ट्रायल बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि रिकैलकुलेट लॉस ऑफ डिस्पोजल so that it agreed to trial balance and statement of profit and loss, agree cash payment to cash book and bank statement, कि agree करनी है इतनी cash payment कि it has been posted to cash book और bank statement, recalculate depreciation expense confirming that depreciation expense were based on the old vehicle until the date of sale and cost of new vehicle after that date, simple। अब तुम जस्ट इमेजिन, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता सर। हूँ अभी लाइव, कुणाल जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तुमने, अभी मैंने तुम्हारे को ये प्रोसीजर पढ़वाया, ठीक है, और मैंने कुछ सिंपल फिगर्स पढ़ी है, तुम्हारे को गलती से कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का, मैं बता रहा हूँ तुम्हें सारे पॉइंट्स याद होंगे, जब तुम एग्जाम में लिखने जाओगे ना, अच्छा व्हीकल्स का हमें याद था कि इसमें ये है वो है। अभी तो मैं सिर्फ जल्दबाजी में तुम्हारे को ऊपर से दिखा रहा हूँ पढ़ के। व्हेन यू गिव योर टाइम एंड रीड प्रॉपरली दीज क्वेश्चंस, तुम देखना एग्जाम में यही होने वाला है, तुम कहोगे कल ही तो प्रोसीजर पढ़े थे ये। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। यस कुणाल, यू वर सेइंग समथिंग। सर अभी आपने जो प्रोसीजर पढ़ा, अग्री द कैश पेमेंट फॉर 3.9 मिलियन टू द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, इसमें हाँ, ये तो मेंशन नहीं किया इन्होंने कि व्हाई वी आर डूइंग इट, कि यही है टू ना, इंश्योर इट वी अग्री, आर। अग्री द कैश पेमेंट ऑफ दिस टू दी कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, यही हो गया ना, कि हमारे बैंक कि वो कैश हमारा कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डला है कि नहीं डला। अग्री दी कैश पेमेंट ऑफ दिस टू चेक इट हैज बीन पोस्टेड टू बैंक कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, यही तो हो गया ना। ओके सर, ओके। ठीक मेरे है को ना, लगा था हमें हमने, इसके आगे लिखना पड़ेगा कि टू इंश्योर दैट द बैलेंस इज। नहीं नहीं, वो यही से यही है ना, देखो, अग्री दी कैश पेमेंट ऑफ दिस टू एंश्योर इट हैज बीन पोस्टेड टू कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, बस। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा बड़ा करके, चलो इन्होंने नहीं लिखा है, एक आधा पॉइंट ऐसा होता है। अब आगे जैसे एक आधा पढ़ लेते हैं, डिस्कस विद मैनेजमेंट, देखो डिस्कशन वाला पार्ट जो मैनेजमेंट का है, इन्होंने बिल्कुल लास्ट में छोड़ा हो। अगर तुम स्टार्टिंग में डिस्कस लिख दोगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स, क्योंकि डिस्कशन तो सबसे लास्ट होता है और डिस्क्लोजर नोट भी सबसे लास्ट होता है। ये देखो डिस्क्लोजर नोट भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। दीज आर सबसे वर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्स, कि जो तुम दोगे तो तुम्हारे मार्क्स, आधा मार्क्स तो वो काटेंगे कि ये तो कॉमन होते हैं। डिस्क्लोजर नोट चेक कर लो, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो, वो इनका फायदा नहीं है, वो ऑडिटर नहीं करता, हर चीज हमें डिस्कस नहीं करनी, खुद क्या करेंगे फिर। तो इसी से की सोच भी यही है। तो यहाँ पे जैसे डिस्कस विद मैनेजमेंट हिस्ट्री ऑफ व्हीकल रिप्लेसमेंट टू एस्टैब्लिश इफ व्हीकल आर बीइंग यूज्ड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये तो चलो ऐसी फालतू का बना दिया। डिस्कस विद मैनेजमेंट व्हाई ट्रेड अलाउंस आर सो मच लोअर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ व्हीकल्स, ये हालांकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वैसे ही बना दिया कि तुमने व्हीकल की जो कैरिंग अमाउंट है उससे इतना सस्ता क्यों बेचा, to provide further evidence as to whether depreciation policies are reasonable, तो not so required, इसमें वैसे ही तुम्हारे को इतने अच्छे अच्छे प्रोसीजर ऊपर बताया। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड प्रोसीजर गाइस, दिस इज अ प्रॉपर वे, नॉट जस्ट कि ये पढ़ लो, अच्छा कि नॉ इसमें भी चेक कर सकते हैं, अच्छा कैश पेमेंट भी चेक कर लेंगे, अच्छा ये भी चेक कर लेंगे, दैट इज द वर्स्ट वे ऑफ रीडिंग, और काफी हद तक बच्चे ऐसे ही करते हैं। कल ये नहीं करना तुम्हें, कल तुम्हें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, अच्छा इसमें हमारा कीवर्ड क्या है, अग्री, कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स गिवन इन पास्ट रिप्लेसमेंट टू डिस्क्लोजर नोट, अच्छा ये हो गया प्रोसीजर, क्यों, टू कंफर्म दे हैव बीन रिमूव फ्रॉम फ्रॉम कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड, कि वो कैरी फॉरवर्ड वहां से हो गई। वेरी गुड। इस तरह से अब इसके बाद तुम्हारे को, अगर मैं सिंपल तुम्हारे को कंट्रोल का क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलो इसमें कंट्रोल डेफिशिएंसी, जैसे ये देखो, इसका मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब जैसे कंट्रोल डेफिशिएंसी है, कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या है, कस्टमर क्रेडिट लिमिट्स आर सेट बाय रिसीवेबल लेजर क्लर्क, receivable ledger clerks are not sufficiently senior, so may set limits too high। देखो ये हो गया हमारा कंट्रोल में डेफिशिएंसी क्या है, कि जो हमारे कस्टमर की क्रेडिट लिमिट्स हैं वो एक रिसीवेबल क्लर्क सेट करता है, और रिसीवेबल क्लर्क जो है वो इतना क्वालिफाइड नहीं है। इस रिस्क से प्रॉब्लम क्या होगी, लीडिंग टू इनरिकवरेबल डेट और टू लो लीडिंग टू अ लॉस ऑन सेल्स, कि इससे इनरिकवरेबल डेट्स के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जिससे हमारी हो सकता है कि सेल्स काफी कम हो, एंड इट विल इनडायरेक्टली इम्पैक्ट प्रॉफिट एज वेल। दिस इज लाइक अ कंट्रोल डेफिशिएंसी। ऐसा नहीं कि अच्छा ये डेफिशिएंसी है, कि अच्छा क्रेडिट लिमिट, अच्छा ये डेफिशिएंसी नहीं। अब वो टाइम नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं बढ़ना, वो तुम्हें आता है।
आई एम श्योर तुम्हें आता है ये चीज। तुम्हें यही पढ़ना है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो हमारा जो डेफिशिएंसी है वो यहां तक हमारी डेफिशिएंसी है। क्यों वो डेफिशिएंसी है, उससे क्या होगा, लीडिंग टू इरिकवरेबल डेट और टू लो, लीडिंग टू लॉस ऑफ सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं, आप इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन क्या होगी, इस कंट्रोल को ठीक करो। सिंपल, कि जो क्रेडिट, ये जो पर्सन है, इसकी जगह कोई सीनियर आके क्रेडिट लिमिट सेट करे। तो क्रेडिट लिमिट शुड बी सेट बाय अ सीनियर मेंबर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एंड नॉट बाय रिसीवेबल क्लर्क। देखो, इसको तुम चाहो तो छोटे लाइन में लिखो क्या, क्रेडिट लिमिट शुड बी सेट बाय सीनियर। बट थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिख दो, कोई नुकसान तो नहीं है ना, अच्छा लगेगा कि ऑडिटर को भी तुम्हें भी। क्रेडिट लिमिट शुड बी सेट बाय सीनियर मेंबर of sales department and not receivable clerk. These limits should be regularly reviewed by a responsible official and should be authorized as well. लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये तुम बता रहे हो कंट्रोल ठीक कैसे होगा। अब तुम टेस्ट कैसे करोगे इसको। तो सैंपल नए कस्टमर का हमने चेक कर लिया कि उनकी ऑथराइजेशन है कि नहीं है। किसने चेक करी है, रिसीवेबल लेजर क्लर्क, इंक्वायर ऑफ रिसीवेबल लेजर क्लर्क्स एज टू हु कैन सेट लिमिट, के क्रेडिट लिमिट आज की डेट में कौन सेट कर रहा है। तो इस तरह से तुम्हें अपने क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं, नॉट के तरीका सिर्फ, तुम्हें पूरा प्रोसेस कि कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या है, क्यों है, रेकमेंडेशन इस कंट्रोल को ठीक हम कैसे कर सकते हैं, और उसको फिर हमें चेक कैसे करना है। इसमें तो ज्यादा बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज याद रखना तरीका। अब इसमें मैं देखता हूँ तुम्हारा जो कंट्रोल ठीक चल रहे हैं उसके बारे में बताओ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं पहले एक बार ना वो बताता हूँ तुम्हें, डायरेक्ट कंट्रोल जैसे ये बता बी का, कि डायरेक्ट कंट्रोल में क्या पॉइंट होते हैं हमारा, देख। अभी डायरेक्ट कंट्रोल है। डायरेक्ट कंट्रोल मैंने बताया था, कंपनी का कंट्रोल ठीक चल रहा है, कंपनी का कंट्रोल ठीक चल रहा है। उससे फायदा क्या है हमें ये भी बताना है, हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल ठीक चल रहा है। वो ठीक क्यों है, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। तो मैंने यहाँ क्या पढ़ा, ऑल स्टाफ मेंबर्स आर इशूड विद सीक्वेंशियली नंबर्ड की कार्ड, sequence checks and checks on the data recorded are carried out by human resource supervisor. This is a good control. Why? This ensures that payroll records are complete, that employees are paid for the hours they worked, and all hours are recorded. ये जरूरी है लिखना, अगर तुम खाली इतना लिखोगे यू विल गेट अ 0 मार्क। क्यों ये कंट्रोल हमारा ठीक है, फिर उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जैसे एक रैंडमली एक और पढ़ते हैं, द पेरोल सिस्टम इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड पेरोल मैनेजर चेंजेस द पासवर्ड इन अ मंथ यूजिंग द रैंडम पासवर्ड जनरेटर। यस, इट इज अ गुड प्रोसेस। व्हाई? दिस रिड्यूसेस रिस्क ऑफ फ्रॉड by preventing unauthorized changing being made to standing data and unauthorized access to sensitive payroll information. This is why this control is good. फिर उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इस तरीके से तुम्हें रीडिंग करनी है। दोबारा बता रहा हूं, ऑडिट रिस्क में 3 चीजें आनी चाहिए। रिस्क क्या है, क्यों है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देन उसका रिस्पॉन्स। डायरेक्ट कंट्रोल तुमने अभी देखा है, ये तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल, क्यों वो कंट्रोल अच्छा है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल डेफिशिएंसी लिखो, क्यों वो डेफिशिएंसी है, और उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन। इस तरह से तुम्हें अपने आंसर लिखने, सब्सटैंटिव प्रोसीजर का मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार बता चुका हूं। अब पूछो मुझसे कोई थिंग, देयर वाज अ स्टूडेंट हु वाज आस्किंग समथिंग फ्रॉम मी। यस सर। सर या उस तनीषा। क्वेश्चन में था कि सेल्स के जो क्लर्क है वो सीनियर नहीं है, तो हमें कोई सेल का सीनियर बंदे से करवाना चाहिए क्रेडिट लिमिट सेट। तो और बिल्कुल भी कितने क्वेश्चंस होते हैं जिसमें होते हैं कि वो कोई भी सीनियर मेंबर से रिव्यू करना चाहिए, जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन हो गया वगैरह। बट बिल्कुल कितने बार ये बीपीपी के सोल्यूशन में मॉक में भी ऐसे लिखा है कि कौन एग्जैक्टली वो करेगा वो चीज, मतलब जैसे फाइनेंस डायरेक्टर हो गया। बट अगर ऐसा है कि हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है, तो हम खाली ऐसे लिख सकते हैं क्या, सीनियर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऐसे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। ट्राई करना, जहां पे तुम फाइनेंस डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर लिख सको, अदरवाइज सीनियर ऑफिशियल पर्सन ये लिख देना, कोई दिक्कत की बात। ठीक है सर, थैंक यू। यस सर अर्पिता। सर मैंने अभी मॉक 2 तो नहीं दिया है, बट मेरा जो मैंने प्री मॉक दिया था जून का, तो आप वो इवैल्यूएट कर सकते हो। उसमें मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिस्क तो अटेम्प्ट किया है। बाकी मैंने दूसरा अटेम्प्ट करके उसको फिर से मैंने दूसरा भी अटेम्प्ट किया है, जो मैंने लर्न नहीं, करके तुमने लाइक पूरा अंडरस्टैंड पेपर अटेम्प्ट करके किया नहीं। किया। नहीं, मैंने पूरा नहीं किया, मतलब फर्स्ट टाइम पे मैंने जितना मेरे को आ रहा था मैंने उतना किया, लाइक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिस्क तो दिया है। बट बाकी का जो मुझे नहीं आ रहा था मैंने वो फिर से सेकेंड टाइम भी दिया है, वो सब एक बार अंडरस्टैंड करके सेल्फ इवेलुएट करके।
तो आप मेरा लाइक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिस्क के लिए बता सकते हो कि मैं कितना उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, वो चेक करके। मैं चेक कर लूंगा, ग्रुप में लिख देना अभी। सुनो, मैं इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें क्रक्स में बताऊंगा। इन डेप्थ एक एक पॉइंट का कि इस पॉइंट में तुमने ये गलती करी है वो नहीं, मैं क्रक्स में बता दूंगा। एटलीस्ट मेरे को मार्क्स कितने मिल सकते हैं उस चीज में, वो दोनों नहीं, टॉपिक्स मार्क्स तो में। तुमने तो पेपर ही पूरा नहीं करा। देखो, जब तुमने पेपर ही पूरा नहीं करा तो मैं मार्क्स कैसे बताऊं तुम्हारे? मतलब समझ रही वही हो? सिर्फ टॉपिक के लिए उतने में सही मार्क्स कितने मिल सकते हैं मुझे ऐसा? कौन से वाला लाइक टॉपिक? 16 का है, 16 मार्क्स का रिस्क है, तो उसमें से रिस्क के लिए कितने मार्क्स मिल सकते हैं नहीं, जस्ट और मेरे को टेस्ट ऑफ क्वेश्चन बता कंट्रोल दो। के? रिस्क और रिस्पॉन्स, इन दोनों को, रिस्क रिस्पॉन्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये दो चेक करने हैं बस। हाँ, ये चेक मैं करने कर हैं, और लूंगा। बाकी ऑब्जेक्टिव्स का तो उसमें तो आ गया। बाकी अभी मैंने वो सब अंडरस्टैंड करके सेल्फ एवेलुएट करके वो प्रोसीजर्स का किया है, तो मैं भी मॉक 2 नहीं करूँ और सिर्फ रीडिंग करूँ ना? अब तो कोई मॉक करने का फायदा नहीं, मैंने बताया। डोंट डू एनी मॉक। जो मैंने आज और कल, मैंने आज और ओके, कल वही। की पूरे चीजों में कहीं नहीं बोला कि मॉक करना है। तो जब नहीं बोला तो मतलब नहीं करना। ओके। ठीक है ना? मैं आप वो प्री चेक कर मॉक लूंगा। का मुझे सिलेबस बताइए। आफ्टर दिस क्लास मुझे अपने वो लॉगिन आईडी पासवर्ड दोबारा से भेज देना और लिख देना ग्रुप में कि आई हैव शेयर्ड माय क्रेडेंशियल्स, प्लीज चेक, आई विल ट्राई। ओके सर। एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क गाइस? चलो। Sir, I सो गाइस have देखो, यस यस अक्षरा। sir, I have a question regarding ISA 220, which is quality management of an individual audit. सर एक्चुअली इस हाँ, टॉपिक से रिलेटेड तीन चार बार क्वेश्चंस मैंने एग्जाम किट में देखे हैं, और हर बार क्वेश्चन बहुत अलग फ्रेमिंग में आए कि जैसे मैंने मॉक टू करा था, तो उसमें इसका क्वेश्चन था कि डिस्कस द मैटर बिफोर द ऑडिटर शुड कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग द एंगेजमेंट। तो उसके अंदर फिर अभी मैंने इवेलुएट करा उसका आंसर, और मुझे थोड़ा लगा था कि, पर मैंने बहुत जेन्युइन आंसर्स लिखे जब मैंने मॉक अटेंड करा है, बट मैंने अब जब मैं खुद भी थोड़ा इवेलुएट कर रही हूँ तो सर मैंने देखा कि इसके अंदर आईएससी 220 के रिगार्डिंग ही लिखा हुआ है। तो सर आईएससी 220 के अंदर तो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली सुपरविजन एंड रिव्यू वगैरह ये सब है कि ऑडिटर सुपरवाइज कैसे करता है, रिव्यू एंगेजमेंट पार्टनर को रिव्यू कैसे करना है। तो सर आपको थोड़ा कुछ आइडिया है कि इस आईएसए से और किस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग आ सकती है? बिकॉज मैटर कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग द एंगेजमेंट एक बार में तो किसी को भी क्लिक नहीं हो रहा है कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट रिगार्डिंग है, मतलब। बात नहीं। देखो अक्षिता, यही तभी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ कि वाई आई ऑलवेज से ऑडिट, ऑडिट के फर्स्ट दिन से मैंने क्या बोलता, रीडिंग इज द की। वो मैं क्यों बोलता था? क्योंकि ऑडिट में यही चीज है, देर आर सर्टेन क्वेश्चन। सेक्शन ए में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें लगता है आंसर ये है, बट वो आंसर दूसरा होता है। तो ऐसे ही अगर जैसे तुमने तीन चार क्वेश्चन, अब देखो मैं बताता हूँ, दिस इज गुड दैट यू हैव फाउंड 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक। तो उन टॉपिक के उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। तुम्हें एटलीस्ट 4 तरीके के पॉइंट्स तो पता है ना। कुछ नया आ गया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नया आ गया तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना पढ़ने के बाद भी अगर कुछ भी नया आ जाता है, ऑब्वियसली दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। बट एटलीस्ट उन चारों के पॉइंट्स तो तुम्हारे को पता है ना, यू हैव द सॉल्यूशन, यू हैव द क्वेश्चन, रीड इट कि इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे। जैसे प्रैक्टिस मॉक 2 में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट दिस, तो रीड द सॉल्यूशन जो बुक का है कि अच्छा ये इसका आंसर है। अब जो बच्चे कहेंगे सर हमने मॉक दे दिया, हमें आंसर्स नहीं पता, कोई बात नहीं, दोबारा मॉक अटेम्प्ट करो, सॉल्व मत करो, सबमिट कर दो, आंसर्स में चले जाओ, चेक दी आंसर्स, रीड दी आंसर्स। यू आज और कल यही काम करना है तुम्हें। जो भी तुम्हें जहां पे भी लग रहा है कि हाँ ये वाले सेक्शन ए के बी के क्वेश्चंस में ये 2 मार्कर काफी बार पूछे जाते हैं, 2 स्टार विद गवर्नेंस, ऑडिट प्रोसीजर से पहले प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, ये सारी चीजें, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ये सारा, तो उन क्वेश्चंस को रीड, दो क्वेश्चंस वेरी केयरफुली अगेन एंड अगेन। वो उस चीज से ही तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। इस टाइम पे आई वुडंट से कि कहीं से भी आ सकते हो। और क्या क्या टाइप्स हैं, मैं तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के 4 टाइप्स दे दूं या 6 टाइप्स और नए बना के दे दूं, तुम सारे घबरा जाओगे, तुम उसी में फंस जाओगे कि अच्छा हाँ, ये देखो, आना 5 मार्क्स का है या 4 मार्क का है, और वो भी आना तय नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। ठीक है? या तो 5 मार्क का आना है या नहीं आना। और जो 5 मार्क का आना है उसमें भी, अगर मैं उस टॉपिक की बात करूं, उस टॉपिक में 5 मार्क में देर आर 5 to 6 पॉइंट जो आ सकते हैं। 4 तुमने ऑलरेडी पढ़ लिए, 2 रह गए। तो प्रोबेबिलिटीज अगर हम मैथ्स की फॉलो करें तो उन 2 के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर हम मैं तुम्हें वो 2 भी बताऊंगा तो उसके चक्कर में तुम्हारे बाकी 4 भी जाएंगे। और तुम जो मेहनत तुम्हें इस टाइम पे एग्जाम के लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स में करनी है, जो 95 के लिए करनी है, उसमें काफी डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो इसीलिए अभी कुछ नए चीज में मत जाओ। जो तुमने पढ़े हैं क्वेश्चंस, रीड दो सॉल्यूशन। पहले क्लिक नहीं किया कोई बात नहीं, अब क्लिक कर जाएगा एग्जाम में। तभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी तो हम ये मॉक्स करते हैं कि हमने तब गलतियां करी, एग्जाम में ना हो।
ठीक है ना, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कर लोगे अगर एग्जाम में आ गए। दिस इज इट अक्षिता। ओके सर, बाय। भावेश सर एज सर डिस्कस ऑन इवन अर्पिता जस्ट वन सेकंड। भावेश सी एक्चुअली मैंने ना आई थिंक जब लास्ट मेरी क्लास हुई थी, आई डोंट नो इफ यू ज्वाइंड इट और नॉट, जो मेरी डबल ए की क्लास हुई थी, तुम बाउंस बैक बैच से हो आई नो। तो जब क्लास हुई थी ना, मैंने क्लास में बोला था कि जो भी स्टूडेंट अपना मॉक करेगा, मेरे को क्लास के ग्रुप के अंदर लिखना कि आई हैव डन माय मॉक, प्लीज इवैल्यूएट एंड चेक डीएम फॉर क्रेडेंशियल्स। तो जिन जिन ने क्रेडेंशियल चेक की, तुमने मेरे को नहीं भेजा, अब तुमने जब पहले क्रेडेंशियल भेजे थे कल, आई थिंक कल या परसों, तो मैंने नहीं चेक कर पाया बिकॉज मेरे को बहुत सारे मैसेज आए हुए थे अभी। उसके बाद जब तुमने आज सुबह सुबह लकीली व्हेन यू सेंड दी मैसेज, पर्सनल मैसेज, मैंने तभी एकदम से दोबारा मैसेज पढ़ लिया और मैंने ओपन करा था, तो मैंने देखा कैसे तुम तो मेरे बाउंस बैक के स्टूडेंट। तो आई चेक योर मॉक टुडे, आई ट्राई अभी बस आफ्टर द क्लास, मेरी एक और क्लास है 3:30 आज। पीएम और डबल एफआर के बच्चों को भी मेरे को मोटिवेशन क्लास देनी है, जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बट सबकी अलग तरीके है, तुम्हारा तो रीडिंग का है, उनका अलग है, ठीक है ना। तो काफी बच्चे तुम में से हैं जिन्होंने एफआर कर रखा है, सो यू नो हाउ डू आई मोटिवेट फॉर एफआर। ऑल राइट सर, जस्ट नॉर्मल हेड्स अप विल बी गुड बिकॉज मैंने पहले ही कर दिया था वहाँ कंप्लीट। कोई बात नहीं, मैं चेक कर दूंगा, आई डू चेक, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर जो एसीसीए से हमको मेल आता है कि हमने ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम पास हो सकते हैं, उसका चांसेस ज्यादा है कि हम मॉक एग्जाम देते हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट प्री मॉक और जो प्री मॉक मॉक, एग्जाम प्री 1 मॉक, और 2 है। प्री मॉक। ओके। ओके। सर इट इज रिक्वायर्ड टू कोट द लाइन फ्रॉम क्वेश्चन अंडर इन्वर्टेड कॉमा रिस्क, नहीं देखो, अगर तो तुम्हारे को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि यू कैन टेक लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन, तब तो तुम इन्वर्टेड कॉमास में एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं मेंशन तो कॉपी पेस्ट मत करो, उस लाइन का क्रक्स लिख दो। जैसे हमने जो इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें उसमें लिखा होगा देर इज अ सीनियर, देर इज अ जूनियर क्लर्क who is a sales clerk and that person is being checking setting the credit limits। इन्होंने क्या क्रक्स बना दिया, क्रेडिट लिमिट इज सेट बाय अ सी जूनियर क्लर्क। तो ऐसे क्रक्स बना सकते हो अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी कि यूज सेंटेंसेस फ्रॉम अबव, तभी तुम ये शॉर्टकट टाइम लिख सकते हो और उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना। सर मतलब कंट्रोल्ड एफिशिएंसीज वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन से कुछ कॉपी पेस्ट डायरेक्ट ना करें, अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो या क्वेश्चन से रेफरेंस ले सकते हो, तो तुम वहां से कॉपी पेस्ट करो, अदरवाइज वहां से अपना क्रक्स बना के लिखो। अक्षिता मेरे को ना एक बार जो भी जिस भी ग्रुप में तुम हो उसमें एक बार ग्रुप में भी डाल दो, आई चेक, प्लीज चेक माय मॉक एज वेल। मेरे को एक मॉक चेक करने में 40 मिनट्स लग जाते हैं, एंड मेरी फिर आगे 3 क्लासेस, 2 क्लासेस और है आज, मेरी एफए की भी क्लास है बल्कि शाम को। लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट गाइस। सर आप सेक्शन भी मेरा चेक कीजिएगा, सेक्शन है मैं खुद से वैलिडेट कर लूंगी। सेक्शन ही तो वैसे ही वैलिड हो जाता है, वो तो चेक करना ही नहीं होता। नहीं, आई ट्राई, डोंट वरी, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, सबका मैं चेक कोशिश करता हूँ। तो चलो गाइस, क्योंकि टाइम कम है, फिर मुझे इवैल्यूएट भी करना है तुम्हारे मॉक्स, तो आई जस्ट टेक फ्यू मोर सेकंड्स ऑफ योर्स। तो गाइस दिस इज इट। सो एक चीज अपने दिल पे हाथ रख के ये बोलना कि यू डिड योर बेस्ट, यू गेव योर बेस्ट। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, चाहे कम चाहे ज्यादा, बट बहुत अच्छे से पढ़ाई तुमने की है। इन 2 दिनों में अब उसको क्लब करना है, जितना मैक्सिमम रीड कर सकते हो, जितना ज्यादा रीड कर सकते हो वो करो, और एग्जाम में अपना टारगेट कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में, चाहे मॉक में 70 है, चाहे मॉक में 80 है, चाहे मॉक में 50 है, जितने भी है, एग्जाम में तुम्हारा टारगेट 90 प्लस का, 85 90 प्लस का होना चाहिए, इससे कम नहीं। एग्जाम लैंग्वेज शुड बी प्रोफेशनल, जैसे मैंने चीजें बताई है बिल्कुल उस तरीके से कल सारे क्वेश्चन रीड करना। एग्जाम, कुछ बच्चों का मॉर्निंग शेड्यूल होगा, कुछ बच्चों का इवनिंग शेड्यूल होगा, तो जो भी बच्चे मॉर्निंग शेड्यूल वाले होंगे, प्लीज एग्जाम के बाद अपने क्वेश्चन जो सेक्शन बी के आए थे ग्रुप में मत लिखना। रीजन बीइंग बिकॉज दोनों टाइम में क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने लिख दिया मेरा तो ये वाला क्वेश्चन आया था, मेरे तो ये वाले क्वेश्चंस आए थे, तो शायद इवनिंग वालों को लगे अरे मेरे को तो मॉर्निंग वाले बच्चों ने क्वेश्चन बता दिया, हमारे भी यही आएंगे, और वो उसको पढ़ लेंगे और होगा क्या, उल्टा हो जाएगा। तो शाम तक, शाम को 5 बजे तक, कोई भी स्टूडेंट 5 से 6 बजे तक ग्रुप में कुछ डिस्कस नहीं करेगा, कुछ डिस्कस नहीं करना, ना कोई क्वेरी, ना कोई डाउट, आज से लेके परसों तक ना कोई क्वेरी, ना कोई डाउट, नथिंग, जस्ट ऑल द बेस्ट मैसेज, वो भी एक बार, वो भी एग्जाम डे पे सबने, कि ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस।
will take will get 90 plus marks, will score more than 90 plus marks. This is a message which everyone has to send on Monday morning. Sir, I will score 90 plus marks. I'm pretty sure about it. Everyone has to send that message in the group on Monday. इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं. एग्जाम देके आना शाम को 5 बजे के बाद, देन ग्रुप में सब बताना कि पेपर कैसा गया. ठीक है, कॉल मत करना क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं शाम को. ठीक है ना, तो कॉल मत करना, ग्रुप में बता देना. आई डिस्कस, आई कॉल ऑन, में भी हो सकता है बाद में ऑन ट्यूसडे आई टेक अ क्लास विद यू, वैसे डिस्कशन करने के लिए रिक्वायर्ड. ठीक है ना, तो मुझे बताना. एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम लिटरली टेलिंग यू, शाम को 100% बच्चे बोलेंगे सर ये तो आता था, ये तो भी पढ़ा, ये तो आता था, ये तो भी पढ़ा था. सर मेरा 90 मार्क्स का सही हुआ है, 10 मार्क्स का कर दिया बट थोड़ी बहुत गड़बड़ आई है, उसमें क्लियर नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़े बाहर से थे. दिस इज इट. एंड ये चीज सबके साथ होगी. देख, चलो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम डे आफ्टर टुमारो. नींद अच्छे से लेना. ठीक है, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. किसी ने बाहर का खाना नहीं खाना इन 2 दिन. कोई कोल्ड ड्रिंक, मैं वैसे भी कोल्ड ड्रिंक ही पी रहा था बट चलो मेरा एग्जाम नहीं है, तो कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा. कोई कुछ बाहर का नूडल्स, मैगी, पिज्जा, ये सब वो सब कुछ नहीं खाना. 2 दिन सिंपल घर का खाना खाओ, ज्यादा हैवी भी नहीं खाना, लाइट खाना खाओ. ठीक है, और नींद प्रॉपर रखो अपनी. और हो सके तो आधा घंटा, आज आज तो चलो शाम हो गई, कल एक बार सुबह और परसों अर्ली मॉर्निंग उठ के एक बार पार्क में वॉक जरूर कराना, नंगे पाँव. वो बहुत, उससे एक्चुअली हमारी बॉडी इलेक्ट्रीफाई होती है. जो अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी है वो, अर्थ के अंदर देयर इज अ पावर जो हमारी बॉडी से रिकनेक्ट होती है व्हेन वी वॉक बेयरफुट. चप्पल पहन के तो कोई पता नहीं चलता. कभी भी कोशिश करना घास के ऊपर नंगे पाँव चलना, यू विल फील द डिफरेंस. तो कल और परसों आधे आधे घंटे की एक वॉक कर लेना. प्रॉपर अपनी नींद रखो. स्टडी पैटर्न कॉन्टिन्यूस मत पढ़ना. 2 घंटे पढ़ो, आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक, 2 घंटे पढ़ो, आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक. और खाना अपना बिल्कुल प्योर घर का शुद्ध देसी खाना इन 2 दिन खाना है. किसी ने बीमार नहीं पड़ना इन 2 दिनों में. और माइंड को जितना रिलैक्स रख सकते रखो, क्योंकि थ्योरी है, तो थ्योरी के लिए तुम्हें माइंड को बहुत ज्यादा शांत रखना पड़ेगा ताकि वो कहे चलो ठीक है अब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. उसको ज्यादा पंगे लोगे तो प्रॉब्लम आएगी. सब स्टूडेंट से कोई ना कोई दोस्त होते हैं, मेरे भी दोस्त हैं, तो हो सकता है एग्जाम से 2 दिन पहले बोले चल यार आज सैटरडे पार्टी करने चलते हैं. कोई बात नहीं, परसों एग्जाम है, देखियो मजा आएगा, पार्टी कराते हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं. देख होंगे किसी काफी होंगे, मेरे तो थे ऐसे, मेरे तो ले गए थे सीए के एग्जाम से 2 दिन पहले. तो अगर कोई ऐसे बोले, उनको बोलना भाई चलेंगे पार्टी. डोंट एवर से नो, क्योंकि नो बोलना मतलब तुम उस चीज, उस सिचुएशन में अपने आप को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हो. डोंट से नो. चलेंगे लेकिन मंडे को, चलेंगे लेकिन वेंसडे को, ट्यूसडे को तो मंगलवार होता है, चलेंगे या तो मंडे को या वेंसडे को. ठीक है गाइस, ये चीज सबने करनी है. मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट गाइस. आई नेवर से बेस्ट ऑफ लक बिकॉज आई डोंट बिलीव कि लक तुम्हारे साथ हो. आई बिलीव जो भी तुम करो यू गिव योर बेस्ट, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज ऑल द बेस्ट. बाय गाइस, विश यू द बेस्ट. एंड मंडे को जैसे मैंने बताया वो सब करना. थैंक यू सर. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय गाइस, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Thank you, sir.